Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जापानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे हैं। पूर्व के वीडियो में भी हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में बात करी, मंत्रिमंडल और कैबिनेट के बारे में बात की, सम्राट और एम्परर के बारे में बात करी। आज के वीडियो में हम डाइट और पार्लियामेंट ऑफ जापान की बात करेंगे। पूर्व के वीडियो में आपको बताया गया था कि जापान पहला एशियाई देश है जहाँ पे संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत हम जापानी संविधान का अनुच्छेद 41, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि डाइट राजशक्ति का सर्वोच्च अंग होगी और वही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होगी। अतः इस संबंध में बर्क्स ने लिखा है कि जापान की डाइट गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक अनुभवी विधायक सभा है। 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत इंपीरियल डाइट की व्यवस्था की गई थी, जिसके 2 सदन थे, हाउस ऑफ पीयर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यह शाही डाइट, जिसे हम इंपीरियल डाइट कहते हैं, पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी और इसे सम्राट या मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण प्राप्त न था। लेकिन जापान के वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट जो है वो राजशक्ति का सर्वोच्च अंग बनी और एकमात्र कानून निर्माती संस्था बनी। अतः जापान के संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 64 तक में डाइट की रचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत हम डाइट बाइकैमेरिकल लेजिस्लेचर, डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जापान की डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। इसके प्रथम सदन या निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और इसके उच्च सदन को सभासद सदन या हाउस ऑफ काउंसिलर का नाम भी दिया जाता है या पार्षद सभा भी इसको कहते हैं। सेशन ऑफ द डाइट, संविधान के अंतर्गत डाइट के साधारण, असाधारण तथा विशेष अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। अगर हम साधारण अधिवेशनों के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राज्याज्ञा जारी कर दी जाती है, तो यह अधिवेशन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किसी दिन अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए। साधारणतः यह अधिवेशन 150 दिन चलता रहता है, मतलब 150 दिन चलता है और दोनों सदनों की स्वीकृति से या दोनों सदनों की स्वीकृति न होने पर भी प्रतिनिधि सदन अपनी इच्छा से अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है। अतः मंत्रिमंडल अधिवेशन स्थगित करने के लिए प्रार्थना कर सकता है, किंतु वह इस हेतु आदेश जारी नहीं कर सकता। साधारण अधिवेशनों के अंतरकाल में भी असाधारण अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 4 या उससे अधिक सदस्य डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग की जाने पर मंत्रिमंडल को डाइट का असाधारण अधिवेशन बुलाना चाहिए। इसी तरह हम विशेष अधिवेशन साधारण अधिवेशन आरंभ होने के पहले हो सकते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार जब प्रतिनिधि सभा का विघटन हो जाता है तो विघटन के दिन से 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव के दिन से 30 दिन के भीतर डाइट का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। इस विशेष अधिवेशन का उद्देश्य प्रधानमंत्री तथा प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों आदि का चुनाव करना होता है। अकेले सभा सदन की भी आपातकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है और प्रतिनिधि सदन के विघटन के साथ ही सभासद सदन भी स्थगित हो जाता है। किंतु राष्ट्रीय संकट के समय कैबिनेट यदि चाहे तो आवश्यक विषयों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सभासद सदन का आपातकालीन अधिवेशन भी बुला सकती है। तत्पश्चात हम देखें डाइट सदस्यों के वेतन तथा भत्ते।
संविधान के अनुच्छेद 49 में उल्लेख है कि दोनों सदनों को कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष से वेतन मिलेगा। सदस्यों के अधिवेशनों के दिनों में तथा अधिवेशन न होने पर समितियों के कार्य हेतु प्रतिदिन भत्ता मिलता है तथा कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें पेंशन मिलती है। अतः प्रत्येक सदस्य को अपना अलग कार्यालय तथा सचिव रखने का अधिकार है तथा उसे कार्यालय भत्ता अलग से मिलता है। तत्पश्चात हम देखेंगे सदस्यों के विशेषाधिकार। डाइट के सदस्य निर्भयता के साथ कर्तव्य पालन कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जब तक किसी कानून के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो तब तक सदस्यों के अधिवेशनों के दिनों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी सदस्य को अधिवेशन प्रारंभ होने से पूर्व किसी कारण से बंदी बना लिया गया हो तो भी सदन की मांग पर अधिवेशनों के दिनों में उसको छोड़ दिया जाता है। डाइट के संगठन के अंतर्गत हम देखेंगे कि डाइट का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव की नियुक्ति डाइट के बाहर से की जाती है। वह सरकारी पत्रों पर हस्ताक्षर करता है और डाइट की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। अतः डाइट का अपना एक अलग से पुस्तकालय भी होता है। तत्पश्चात हम कोरम की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि संविधान की धारा 56 में कहा गया है कि डाइट के किसी भी सदन में तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित ना हो। अतः प्रत्येक सदन में प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाता है और समान मत आने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इस तरह से हम डाइट के संगठन की या डाइट के गठन की बात करते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कि हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं। जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और प्रतिनिधि सदन के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन और वैश्विक मताधिकार और गुप्त मतदान के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है और 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल संक्रमण चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं वरन राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं और राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। तत्पश्चात अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जापान के सदस्यों के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इस प्रकार है कि जापान का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल और दिवालिया ना हो और वह सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर ना हो और कानून द्वारा डाइट की सदस्यता के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तत्पश्चात हम देखेंगे इनके कार्यकाल में अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 इयर्स का होता है, परंतु प्रतिनिधि सदन को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि प्रतिनिधि सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तो प्रधानमंत्री सम्राट से 10 दिन के अंतर्गत प्रतिनिधि सदन को भंग करके और नए चुनाव कराने की अपील कर सकता है। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि सदन के पदाधिकारी, जिसे कि हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। मेजी संविधान के अंतर्गत स्पीकर का चुनाव सदन के द्वारा नहीं होता। सदन के द्वारा 3 सदस्यों के नाम दिए जाते थे और सम्राट इनमें से किसी एक को स्पीकर नियुक्त करता था, किंतु वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 58 द्वारा दोनों सदनों को अपना अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर होता है और यह चुनाव दलीय आधार पर ही किया जाता है। सदन में स्पीकर द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं।
जिनको हम निम्न प्रकार से समझते हैं। नंबर 1, अधिवेशन प्रारंभ होते ही स्पीकर का पहला कार्य यह देखना होता है कि सदन में आवश्यक क्वोरम है या नहीं। सेकेंडली, वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन के कार्यों को निश्चित कार्यप्रणाली के अनुसार चलाता है और विधेयकों को संबंधित समितियों के पास भेजता है। थर्डली, उसका दायित्व है कि वह ऐसे विधेयकों पर सदन में विचार न होने दे जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल हो। फोर्थली, उसे यह अधिकार है कि कार्यों का क्रम निर्धारित करे और विवादपूर्ण विषयों पर अपनी रूलिंग दे। 6, नेक्स्ट, वह काम रोको प्रस्ताव की अनुमति देता है और उन्हें नियमित अथवा अनियमित घोषित कर देता है। इसी के अंतर्गत वह सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की गणना करता है, निर्णय घोषित करता है और समान मत आने पर कास्टिंग वोट देता है। सदन के बाहर भी वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से सदन के पदाधिकारी स्पीकर का कार्य इस तरह से किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि द हाउस ऑफ काउंसलर, जिसे कि हम सभासद सदन या पार्षद सभा कहते हैं, इसके कंपोजिशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि सभा सदन की सदस्य संख्या 252 है, जिनमें से 152 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात उन 46 निर्वाचन जिलों से चुने जाते हैं जिनमें देश को विभाजित किया जाता है और जो स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं, और शेष 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधियों की सूची के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। किसी एक स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र को मिलने वाले स्थानों की संख्या मोटे तौर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में 2 से लेकर 8 तक होती है। प्रत्येक मतदाता को 2 मतों के प्रयोग का अधिकार होता है, एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा राष्ट्रीय क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स के लिए हम कहेंगे कि प्रतिनिधि सदन और सभा सदन के सदस्यों की योग्यताएं समान है। जो अंतर है वह केवल इतना है कि सभा सदन के उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष के बजाय 30 वर्ष होनी चाहिए। टर्म्स के बारे में अगर देखें तो सभा सदन एक अस्थायी सदन है जिसका पूर्ण रूप कभी भी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। केवल आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनके चेयरमैनशिप के बारे में अगर बात करें तो सभासद सदन को अपना एक सभापति तथा उपसभापति चुनने का अधिकार है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है और उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सभापति का होता है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह किसी सदस्य को सदन से बाहर निकाल दे। इस तरह से सभासद सदन के अंतर्गत सभापति का कार्य करने का एक तरीका है। तत्पश्चात हम देखेंगे डाइट के पावर्स एंड फंक्शंस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में डाइट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले विधायी शक्तियों को अगर लेते हैं जिसे हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग है और एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है। इसे नवीन कानूनों के निर्माण और पहले से चले आ रहे कानूनों में संशोधन और परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और ऐसा करने के लिए सम्राट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार संविधान की सीमाओं में रहते हुए डाइट संपूर्ण देश के लिए किसी विषय पर कोई भी कानून बनाने की सामर्थ्य रखती है। सेकेंडली, एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि न केवल विधि निर्माण के क्षेत्र में बल्कि कार्यपालिका क्षेत्र में भी डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। इस संबंध में उसका सबसे प्रमुख कार्य है प्रधानमंत्री का चुनाव करना। इस संबंध में अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा निर्देशित व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट का विशेष अधिकार कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य संसदीय प्रजातंत्रों में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है।
कैबिनेट के अधिकांश सदस्य डाइट से नियुक्त किए जाते हैं और कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः डाइट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछने, उनके नीतियों का स्पष्टीकरण मांगने और आलोचना करने के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखता है। थर्डली हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर की। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रीय वित्त के प्रशासन की शक्ति डाइट को प्राप्त है और इसके अंतर्गत डाइट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति की तरह कार्य करती है। मंत्रिमंडल का ये दायित्व है कि वह प्रत्येक वर्ष के लिए आय व्यय तैयार कर और डाइट के समक्ष उनके विचार तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत करें और डाइट की स्वीकृति के बिना मंत्रिमंडल आय व्यय संबंधी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसी के अंतर्गत संविधान द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई है कि डाइट राज्य की समस्त आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखे। इस संबंध में अनुच्छेद 90 और 91 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि राज्य के राजस्व के द्वारा या राज्य के राजस्व और व्यय की जांच प्रतिवर्ष एक बोर्ड ऑफ ऑडिट द्वारा होगी और उनकी रिपोर्ट कैबिनेट के द्वारा डाइट के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। और इसी तरह अनुच्छेद 91 में कहा गया है कि कैबिनेट नियमित मध्यांतरों में तथा कम से कम वार्षिक रूप से डाइट को राष्ट्रीय वित्त की स्थिति की रिपोर्ट देती रहेगी। इस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में डाइट की शक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 96 के अनुसार संविधान में संशोधन के कार्य भी डाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के मत से डाइट में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट निर्वाचन या लोक निर्णय में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो सम्राट उस संशोधन को तुरंत ही संविधान का अभिन्न घोषित कर देता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को डाइट में ही प्रारंभ किया जाता है। फिफ्थ है जुडिशियल पावर। न्यायिक क्षेत्रों में डाइट को महाभियोग की सुनवाई करने संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लापरवाही बरतने या भ्रष्टाचार या न्यायालय की मर्यादा को हानि पहुंचाने वाले आचरण के आधार पर लगाया जाता है तो उसके बारे में इम्पीचमेंट महाभियोग न्यायालय की व्यवस्था की गई है जो कि इन आरोपों की जांच करती है। वर्तमान समय में महाभियोग न्यायालय में कुल 14 सदस्य हैं। यदि कोई भी सदस्य महाभियोग न्यायालय तथा दोषारोपण समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तत्पश्चात हम देखेंगे डाइट सुप्रीमनेशन फॉर्म। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि डाइट के द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया जाता है। अतः डाइट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना है। इसमें जनता के प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करते हैं और जनता को शासन तथा विरोधी दल के उद्देश्यों से प्रशिक्षित करते हैं। लास्टली अदर्स पावर्स की बात करें कि उपयुक्त के अतिरिक्त डाइट को कुछ और भी अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में अनुच्छेद 2 के अनुसार डाइट को राज सिंहासन के उत्तराधिकार विषयक कानून बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार डाइट को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना गया है, सर्वोच्च अंग माना गया है और जापान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटिश संसद को प्राप्त है। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में जापान की डाइट को समझा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द हाउस ऑफ काउंसिलर के कंपैरेटिव स्टडी को समझेंगे। धन्यवाद।